नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट ईवीएस की पूरी तैयारी। इस सीरीज में हम देखेंगे कि ईवीएस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यू के साथ और इजी ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, एक बात मैं आपको विश्वास दिला दे रहा हूँ कि जितनी वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करूँगा, आपने इस वीडियो को अच्छे से अगर पढ़ लिया, अच्छे से इसे कंठस्थ कर लिया, तो ईवीएस का एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? अगर ऐसे ही अपवाद में अगर एक आध क्वेश्चन अगर ना आए, तो उसकी बात अलग है। बाकी जितना मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं 100% यकीन दिला रहा हूँ आपको। बस आपको करना क्या है कि जितने भी वीडियोज़ आपको दिए जाएँगे, प्लीज़ आप लोग वीडियो को अच्छे से फॉलो कर लेना। ईवीएस का पूरा पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा, झंझट ही नहीं रहेगी कहीं से और पढ़ने की, ठीक है? बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ईवीएस के बाद हम टेट में जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद हम उसको भी लाएँगे। पहले ईवीएस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ एक बार मैं फिर से आपको कह देना चाह रहा हूँ कि जितने क्लास आपको दिए जाएँगे, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। मगर अपवाद में अगर एक आध क्वेश्चन चले जाते हैं तो उसकी बात अलग है। बट नॉर्मली अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 27 से 28 क्वेश्चन आपके इसमें डायरेक्ट मिलेंगे, इससे बाहर नहीं जाएँगे, ठीक है? ये मैं पूरे आश्वासन के साथ कह रहा हूँ, और एग्ज़ाम के बाद मैं आपको प्रूफ़ भी दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है दोस्तों? आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जिसके संचय के कारण अंडों के कवच यानी छिलका पतले बनते हैं। तो आप लोग दोस्तों, अच्छा, मेरे क्वेश्चन में आंसर बताने से पहले प्लीज़ आप लोग गेस करना, और अपने पहले मेरे बताने से पहले आप खुद कोशिश करना कि पहले आंसर को निकालने की, ठीक है? उसके बाद मैं तो आंसर बताऊँगा, बट उससे पहले आप अगर अपने मन से पहले अगर क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो है ना एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इससे आपका गेसिंग पावर ज़्यादा होगा, ठीक है? तो आप इसको कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, प्लीज़ उसको नोट डाउन ज़रूर करना। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इसमें कोई आपको निसंदेह ही नहीं है कि इसे हम कोई डाउट रहे आपको, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करना, जो क्वेश्चन नहीं आया उसको नोट डाउन करना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका आंसर देख लेते हैं कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको फिगर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इतने बढ़िया से कोई नहीं आपको पढ़ाएगा जितने बढ़िया से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है? उसका दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे समयग्रस्त या समयग्रस्त जलीय खरपतवार है, इसमें से कौन से दोस्तों? ऑप्शन नंबर, आइए देखते हैं कौन होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो सही जवाब हो जाएगा। जलकुंभी जो है वो क्या है? समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये देख सकते हैं आप फिगर के साथ। थर्ड नंबर कह रहा है कि हैजा एक है। दोस्तों, आपको बताना है कि हैजा क्या है। तो थर्ड नंबर का आइए देखते हैं क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दिए गए क्षेत्र में पर्यावरण द्वारा समर्थित जीवों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो चौथे का जवाब देंगे दोस्तों आप लोग, तो इसे क्या कहा जाता है? आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। वहन क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वहन क्षमता कहा जाता है, ठीक है? आइए फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल किसी जीव द्वारा व्याप्त भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसका कार्यात्मक भूमिका भी वर्णन करता है? तो पांचवे का जवाब देंगे दोस्तों आप लोग। पांचवे का जवाब क्या होगा? आइए देखते हैं दोस्तों। पांचवे का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी आला। जो पारिस्थितिकी आला है दोस्तों, इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? छठे नंबर पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है? आपको बताना है किसमें से कौन सा पेड़ है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नीलगिरी। कौन सा दोस्तों? नीलगिरी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पारिस्थितिकी पदचिह्न की माप इकाई है। जो पारिस्थितिकी पदचिह्न है दोस्तों, इसकी माप इकाई क्या है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक हेक्टर। कौन सा दोस्तों? वैश्विक हेक्टर, ठीक है?
8 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पत्तियों के कार्यों के बारे में सही नहीं है? तो आइए देखते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल रहित पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। आइए आगे चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सा वर्षा के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 9 क्वेश्चन की बात कर ले तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही जवाब हो जाएगा। वाष्पीकरण और संघनन दोनों। कौन सा दोस्तों? वाष्पीकरण और संघनन दोनों। तो उसके बाद 10 नंबर का कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घास के मैदान में पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी पारिस्थितिक उत्तराधिकार के हिस्से के रूप में पेड़ घास का स्थान नहीं लेती है या नहीं लेते हैं, क्यों? कह रहा है कि घास के मैदान पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के हिस्से के रूप में पेड़ घास का स्थान नहीं लेते हैं, क्यों? तो 10वें की बात कर रहा है, तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही जवाब हो जाएगा। सीमित धूप और पोषक तत्व की कमी के कारण। कौन सा? सीमित धूप और पोषक तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जाइए जरा इस पे नजर डालें तो क्या कह रहा है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। आपको क्या करना है? पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा कह रहा है कि द्वितीय उत्पादकता से तात्पर्य हेट्रोट्राफ स्तर पर उत्पादन से है। तो इसमें से आपको सही कथन बताना है। और एक बात आप ख्याल रखना, यहाँ पे जो पूछता है ना कि सही बताना है कि गलत बताना है, यहाँ पर पहले आप मार्क कर लेना, नहीं तो फिर बहुत बाद में पछताना पड़ेगा। ये चीज़ें सभी लोगों के साथ होती है। प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करना और इसको केयरफुली पढ़ना। जो पूछे वही बताना है, सही पूछा सही बताना है, गलत पूछा गलत बताना है, इसका अपोजिट नहीं करना है, ठीक है। तो 11 नंबर का जवाब देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते, कह रहा है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है? तो 12वें का जवाब देख लेते हैं। ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, चावल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व क्या है दोस्तों? तो 13 नंबर का जवाब देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, ठीक है। कार्बन सही जवाब हो जाएगा हमारा। चौथे पे चलते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्या कह रहा है? चौथा नंबर कह रहा है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल है? तो आपको बताना है दोस्तों हमारे देश में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल है। तो 14 नंबर की जवाब की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा, लद्दाख। कौन सा दोस्तों? लद्दाख हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए 15 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर कह रहा है कि माउंटेन एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये तो सबको पता है, 8,848 मीटर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? 16 नंबर का जवाब देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही जवाब हो जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? चेन्नई तमिलनाडु में। 17 नंबर कह रहा है कि कुसहा तटबंध किस नदी पर है? जो कुसहा तटबंध है दोस्तों, वो किस नदी पर है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 17 नंबर का जवाब देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? तो 18वीं की बात कर लेते हैं, तो उसे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 19 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही जवाब हो जाएगा 1954 में। कितने दोस्तों? 1954 में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ये क्लास में आप लोगों के लिए नाइट को मतलब 2 बज रहे हैं इस समय, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ केवल आपके लिए, ताकि आपका टेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना दोस्तों, ठीक है। आइए आगे देखते, कह रहे हैं राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आइए देखते हैं 20 नंबर का जवाब देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1976 में इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है वो क्या कहलाता है। तो आपको बताना है वो कौन सा स्थान है जहाँ पर भूकंप जन्म लेता है। तो 21 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 21 की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। भूकंप केंद्र कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार राज्य भूकंप किस मंडल में पड़ता है। जो बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल मंडल में पड़ता है आपको बताना है। 22 नंबर का जवाब देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ मंडल में, यानी चौथे मंडल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो 23 नंबर का जवाब देना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, देहरादून। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भूकंप भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंगों को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो 24 नंबर का जवाब देंगे आप लोग। तो इसे कहा जाता है यल तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, यल तरंग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप से प्रभावित हैं। तो 25 का जवाब देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 56% क्या है दोस्तों, भूमि जो है वो भूकंप से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है, या किस यंत्र की मदद लिया जाता है। तो 26 नंबर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इंफ्रारेड कैमरा की हम लोग क्या करते हैं, मदद लेते हैं। 27 कह रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों। तो 27 नंबर का जवाब देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। संसाधन की खोज के लिए, किसके लिए दोस्तों, संसाधन की खोज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है। तो 28 का जवाब देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी 1 2 3 ABCD यानी सभी, इसका जवाब सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर जैव विविधता प्राधिकरण NBA के कार्य को बताना है। तो पहले की बात कह रहा है कि अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध कृत्यों का विनिमय। उसके बाद भी कह रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण पर भारत सरकार को सलाह देना। थर्ड कह रहा है कि जैविक विरासत स्थलों के चयन पर भारत सरकार को सलाह देना। उसके बाद लास्ट कह रहा है फोर्थ, विदेशों में जैविक संसाधन संबंधी पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों के अनुदान का विरोध करने के लिए उचित कदम उठाएं। तो 29 की बात करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सभी क्वेश्चन सही, सभी ऑप्शन सही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनली सही आंसर होगा। थर्ड नंबर कह रहा है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकाल तक प्रभावित करने वाली बीमारियों में शामिल नहीं है। तो 30 नंबर का जवाब देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30 क्वेश्चन का आपका सेशन रहेगा, और आपको प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितनी बार हो सके उतनी बार देखें, क्योंकि क्वेश्चन के एग्जाम के बाद मैं यहीं से प्रूफ दिखाऊंगा, तब आपको यकीन हो जाएगा। बस एक बार भरोसा करके आप इस वीडियो को देखना, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ठीक है, ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने टेट दोनों पेपर मैंने क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि मेरे पास अनुभव है, मैं आपको साझा कर सकता हूँ, और जिनके पास अनुभव होता है वही साझा कर सकते हैं। तो प्लीज़ जितना मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आप उतना फॉलो करना। आप अलग से कुछ भी फॉलो करते हैं, आई डोंट केयर, मैं मना नहीं करूँगा, बट जो मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको फॉलो करना ना भूलें। वो जो आप पढ़ रहे हैं उसे अगर अ, कुछ समय के लिए अगर छोड़ भी देते हैं, तो अगर इस क्लास को कर लेंगे तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसलिए मैं फ़ोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का मैटर दे रहा हूँ। यहाँ से आना ही आना है 100%, इसमें से नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है कि इससे बाहर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार विश्वास करके जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, पैटर्न क्या है, और कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हुए। दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है, तो लगातार बने रहिएगा वीडियो पे या चैनल पर, और आने वाले समय में भी मैं हर चीज़ इस पे प्रोवाइड करूँगा, केवल प्रैक्टिस के लिए। ये प्रैक्टिस केवल ये चैनल केवल आपके लिए ही बना है, और कहने के लिए थ्योरी तो बहुत लोग पढ़ते हैं, तो प्रैक्टिस इसलिए मैं ज़्यादा तरीके से प्रैक्टिस पे निर्भर करता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस के माध्यम से रिवाइज़ करेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। ठीक है,
तो गलत होने की संभावना ही नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।